सविनय अवज्ञा आंदोलन का कारण एवं परिणाम बताएं। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में सविनय अवज्ञा आंदोलन का महत्वपूर्ण योगदान है। ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध भारतीयों का महान ऐतिहासिक संघर्ष 1930 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। इस सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया। नमक बनाने की आज़ादी से सिविल नाफरमानी या सविनय अवज्ञा का जो आंदोलन शुरू हुआ, उसकी परिणति एक ऐसे विराट जन आंदोलन में हुई जिसमें ब्रिटिश साम्राज्य की नैतिक सत्ता बिल्कुल ध्वस्त हो गई। यह हिंसा के सिपाही लाठियों की मार सहते फिर भी अपनी जगह पर अडिग रहते। सरकार परेशान थी कि इस शांतिपूर्ण या हिंसक संघर्ष का सामना कैसे किया जाए। हर संभव तरीके से दमन करने और तमाम तरह के काले कानून बनाने के बाद उसने महसूस किया कि कांग्रेस से समझौता किए बिना काम नहीं चलेगा। दूसरी ओर आंदोलन में भी थकान आ रही थी। नतीजा सामने आया गांधी इरविन समझौते के रूप में, जिसमें कांग्रेस की प्रतिष्ठा और बढ़ गई। यह एक अनोखा अहिंसक संघर्ष था जिसने में पुलिस और कांग्रेस के स्वयंसेवकों के बीच एक तरफ की द्वंद्विता चल रही थी कि वह कितनी चोट पहुंचा सकती है और वे कितना सहन कर सकते हैं। इस आंदोलन के महत्वपूर्ण परिणाम निकले। सविनय अवज्ञा आंदोलन ना तो बड़ी भारी सफलता थी और ना ही पूर्ण असफलता। आंदोलन स्वराज्य अथवा पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करने के उद्देश्य से प्रारंभ किया गया था। यह उद्देश्य तो प्राप्त नहीं हो सका था और ना ही कहीं दिखाई ही देता था। इंग्लैंड अभी भी भारतीय भाग्य का निर्विवाद रूप से सूत्रधार बना रहा। इस आंदोलन ने देश को अधिक बड़े सरकार विरोधी अभियानों के लिए तैयार कर दिया। यद्यपि सविनय अवज्ञा आंदोलन का दूसरा चरण इतना सफल नहीं हुआ, फिर भी इसने भारत में अंग्रेजी साम्राज्य को बहुत बुरी तरह झकझोर दिया। अब गांधी जी को और सरकार को भी यह पता लग गया कि कांग्रेस 1920-22 और 1930-34 के नाटक बार बार कर सकती है। सविनय अवज्ञा आंदोलन से भारत अंग्रेज संबंधों में एक नया मोड़ आया। सरकार को यह स्पष्ट हो गया था कि भारतीय राजनीति में कांग्रेस एक महत्वपूर्ण तत्व है और आने वाले किन्हीं भी संवैधानिक सुधारों में इसकी अवहेलना करना संभव नहीं। मार्च 1930 में इरविन ने गांधी जी से भेंट करने से इनकार कर दिया था, परंतु उसी वर्ष के अंत तक सरकार ने यह अनुभव किया कि कांग्रेस का प्रभाव अधिक व्यापक है और इसे संवैधानिक विचार विमर्श में लाना आवश्यक है। इसलिए जनवरी 1931 में वायसराय, भारत सचिव तथा अंग्रेजी प्रधानमंत्री ने अनुरंजक भाषण दिए ताकि गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दे और लंदन में होने वाली गोलमेज सम्मेलन में सम्मिलित हों। इस प्रकार सरकार ने कांग्रेस को एक विरोधी घड़े की प्रतिष्ठा प्रदान कर दी थी, जिसकी सरकार अनदेखी नहीं कर सकती थी। एक अत्यंत चतुर टीकाकार ने कहा है कि अब भारत और इंग्लैंड में समानता का सिद्धांत स्थापित हो गया था और यह एक बड़ी बात थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन भारतीय राष्ट्रवाद के इतिहास में दूसरा सार्वजनिक राष्ट्रीय संघर्ष था, जो सन 1934 में समाप्त हो गया। इसका जन आधार सन 1921 के जन आंदोलन से अधिक व्यापक था। इससे भारतीय जनता में बढ़ती हुई राजनीतिक चेतना का सबूत मिलता है। कांग्रेस की गतिविधियों को जितना अधिक जन समर्थन मिला, उतना जन समर्थन मिलने की संभावना ना तो कांग्रेस को पदाधिकारियों को थी और ना सरकारी अधिकारियों को। जन समर्थन मिलने की संभावना ना तो कांग्रेस के पदाधिकारियों को थी और ना सरकारी अधिकारियों को। जुलाई के शुरू तक ब्रिटिश भारत का ऐसा कोई प्रांत नहीं बचा था जहां आंदोलन का असर ना पड़ा हो। साधारण लोग, जिनमें किसान भी थे, बड़ी तादाद में राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल हुए। पहली बार उनके अपने व्यापक राजनीतिक एवं आर्थिक संगठन भी बने, किंतु आंदोलन का
संचालन कांग्रेस के बुर्जुआ नेताओं के हाथों में रहा। सुमित सरकार के अनुसार सविनय अवज्ञा आंदोलन में बुर्जुआ वर्ग ने काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। भारतीय बुर्जुआ वर्ग का अखिल भारतीय दृष्टिकोण उभर कर सामने आने लगा था। उनकी मांगों की अस्पष्ट झलक गांधी जी को 11 सूत्री कार्यक्रम में देखने को मिलती है। यद्यपि इस वर्ग की अपनी सीमाएं थीं, किंतु इसमें शक नहीं कि इस वर्ग ने न केवल सविनय अवज्ञा आंदोलन के छिड़ने में ही मदद की थी, बल्कि इसके वापस लिए जाने में भी इसका बहुत बड़ा हाथ था। किसानों ने पूरे दिल से आंदोलन में भाग लिया। गांधी जी को वे अपना निर्विवाद नेता मानते थे। गांधी जी के यह आह्वान पर उन्होंने बड़ी तादाद में सविनय अवज्ञा आंदोलन में हिस्सा लिया। लगान कम कराने का आंदोलन बहुत सारे प्रदेशों में चला। बिहार के किसानों ने अनेक क्षेत्रों में चौकीदारी टैक्स देना बंद कर दिया। किसानों के साथ साथ इस युग में मजदूरों में भी वर्ग चेतना व्यापक रूप से देखने को मिलती है। संक्षेप में, भारत के विभिन्न वर्ग ब्रिटिश साम्राज्यवादियों की हैवानी राज को समाप्त करने के लिए लड़ाई में कूद पड़े। शताब्दी के तीसरे दशक में देश के कई भागों में कुछ महत्वपूर्ण किसान आंदोलन भी हुए, जैसे वारदौली सत्याग्रह आदि। लेकिन इस सब के बावजूद सविनय अवज्ञा आंदोलन किसानों को कोई राहत दिलाए बिना ही समाप्त हो गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सामाजिक आधार को बहुत विस्तृत बना दिया। पुरुष, स्त्रियां, युवक, छात्र, कृषक, श्रमिक, बूढ़े तथा बच्चों समेत समस्त राष्ट्र ने इस आंदोलन में भाग लिया। स्त्रियों ने पहली बार राष्ट्रीय संघर्ष में इतनी बड़ी संख्या में भाग लिया। असहयोग आंदोलन की तुलना में इस आंदोलन को महिलाओं का अप्रत्याशित योगदान प्राप्त हुआ। हजारों महिलाएं, जिनमें बहुत सी ऊंची घराने की और उच्च शिक्षा प्राप्त थी और कुछ तो वस्तुतः पर्दानशीन थी, घरों की चार दीवारी से बाहर निकल आई और कांग्रेस प्रदर्शनों तथा धरनों में भाग लेने लगी। बहिष्कार आंदोलन की सफलता का प्रमुख कारण यही था। औरतों ने सिविल नाफरमानी के इस पूरे आंदोलन में हजारों की संख्या में हिस्सा लिया। वे धरना देती, प्रतिबंधित जुलूसों और प्रदर्शनों में शामिल होती, कानून तोड़ती और जेल जाती। दिल्ली जैसे दकियानूस शहर में भी 1600 स्त्रियां जेल गई। स्त्रियों के भाग लेने से पुरुषों में और भी उत्साह आया। हिंदुस्तानी सेवा दल की स्वयंसेविकाएं जब नारंगी रंग की खादी की धोती पहने और बाह पर तिरंगा पट्टा लगाए सड़कों और दुकानों पर धरना देती, तो इससे काफ़ी राजनीतिक उत्तेजना की सृष्टि होती थी। H.N. ब्रेलजफर्ड तथा जॉर्ज सलाकोम्ब जैसे विदेशी प्रेक्षकों ने ठीक ही कहा है कि यदि सविनय अवज्ञा आंदोलन ने कुछ और ना भी उपलब्ध किया हो, तो केवल स्त्रियों का उद्धार ही उसकी पर्याप्त उपलब्धि है। लेकिन औरतों का सहयोग ज़्यादातर शहरों तक सीमित रहा। गांव की औरतें, खासकर उन गांवों की जो गांधी आश्रमों के निकट थे, शराब विरोधी अभियान और जंगल सत्याग्रह के दौरान जगी। भारत के युवकों, विशेषकर छात्रों ने इस स्वतंत्रता संग्राम में अत्यधिक सहयोग दिया। इसी प्रकार ग्रामीण जनता, जिसमें कृषक और भूमिपति दोनों सम्मिलित थे, ने भूमि कर तथा अन्य सरकारी कर तथा अहमदाबाद तथा कलकत्ता तथा आयकर देने से इनकार कर दी। बम्बई, अहमदाबाद तथा कलकत्ता जैसे औद्योगिक नगरों से श्रमिकों ने इस स्वतंत्रता संघर्ष में बड़े उत्साह से भाग लिया। मिल मालिकों ने कांग्रेसी अभियानों में दिल खोलकर चंदा दिया। छोटे छोटे बच्चों ने भी कांग्रेस के समाचार बुलेटिनों को स्थान स्थान पर पहुंचाकर और प्रभात फेरियों में भाग लेकर अपना योगदान दिया। वास्तव में समस्त राष्ट्र जाग उठा था। सभी संप्रदायों तथा राजनीतिक दलों के
सदस्यों ने भिन्न भिन्न मात्रा में इस संघर्ष में भाग लिया। हिंदुओं की सभी श्रेणियां अत्यधिक रूप से इस युद्ध में लिप्त थी। दूसरी ओर मुसलमानों की संख्या बहुत नहीं थी, परंतु फिर भी उत्साहवर्धक थी। जमायत उलमा, मुस्लिम राष्ट्रीय दल तथा एहरारुल इस्लाम जैसे मुस्लिम दलों ने इस संघर्ष में भाग लिया, परंतु सबसे अधिक भूमिका उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में खान अब्दुल गफ्फार खां के स्वयंसेवक संगठन खुदाई खिदमतगारों ने निभाई। उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत के पठान कबाइलियों ने ब्रिटिश प्राधिकरण को चुनौती दी और भारत की स्वतंत्रता के लिए युद्ध किया। इस आंदोलन की सबसे बड़ी महत्ता यह थी कि इसने भारतीयों में निडरता की भावना उत्पन्न कर दी थी और वे सरकार के अत्याचार का विरोध शांतिपूर्ण ढंग से करने लगे। लाचारी में ब्रिटिश सरकार को प्रांतों में उत्तरदायी सरकार की स्थापना करनी पड़ी। सविनय अवज्ञा आंदोलन के फलस्वरूप कांग्रेस एक जनप्रिय संस्था बन गई। 1937 के चुनावों में भारत के अधिकांश प्रांतों में कांग्रेस का मंत्रिमंडल बनाया गया, अतः यह आंदोलन सर्वथा निरर्थक नहीं था। सविनय अवज्ञा आंदोलन में जहां बड़े बड़े व्यापारियों और पूंजीपतियों से लेकर शहरी निम्न मध्य वर्ग के लोगों तथा गांवों में किसानों और जनजातियों ने भी हिस्सा लिया। आंदोलन साम्यवादी दल के नेतृत्व में संगठित और औद्योगिक मजदूर वर्ग की अनुपस्थिति महत्वपूर्ण और साथ ही आश्चर्यजनक बात थी। अप्रैल 1930 में इरविन ने बेन को लिखा था कि संगठित मजदूर वर्ग ने अपने आप को सविनय अवज्ञा आंदोलन में शामिल नहीं किया है। हालांकि मई में गांधी की गिरफ्तारी के प्रतिक्रिया स्वरूप सोलापुर में मजदूरों ने जबरदस्त विरोध का प्रदर्शन किया था। साथ ही बम्बई के और कई अन्य केंद्रों के मजदूरों ने भी आंदोलन में हिस्सा लिया था। यह साबित करता है कि कांग्रेस से प्रभावित मजदूरों ने इस आंदोलन में हिस्सा लिया था, किंतु आमतौर पर पहले की अवधि की तुलना में मजदूरों ने कोई खास महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाई। A.R. देसाई ने भी लिखा है कि 1927 के बाद भारतीय मजदूर वर्ग ने स्वतंत्र राजनीतिक हैसियत प्राप्त करनी शुरू की। उसका अपना झंडा और अपना स्वतंत्र वर्गीय कार्यक्रम था। मजदूर वर्ग का अच्छा खासा अंश संयुक्त राष्ट्रीय आंदोलन में अपने खुद के नेतृत्व के पीछे चला। 1930 से 33 के सविनय अवज्ञा आंदोलन में भी मजदूर वर्ग के कुछ लोगों ने भाग लिया। आमतौर पर हम कह सकते हैं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन असहयोग आंदोलन की तुलना में काफ़ी व्यापक था। इस सब के बावजूद यह आंदोलन अपने उद्देश्य की प्राप्ति कर सका, इसमें संदेह है। कांग्रेस की सबसे बड़ी कमजोरी यह थी कि उनके पास स्वतंत्र भारत के लिए कोई ऐसा आर्थिक सामाजिक कार्यक्रम नहीं था जिसके अंतर्गत गरीब मजदूर और किसानों का उद्धार किया जा सके। कांग्रेस के अंदर उभर रहे समाजवादी तत्वों ने जब इस ओर गांधी का ध्यान आकृष्ट करना चाहा, तो उन्होंने ऐसे कदम उठाए जिससे समाजवादी तत्व कांग्रेस संगठन में उभर ना पाए। इस तरह राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास में कांग्रेस सदा ही बुर्जुआ वर्ग के हितों का ही प्रतिनिधित्व करती रही और इस बुर्जुआ नेतृत्व के अगुआ थे गांधी। गांधीवादी राजनीतिक विचारधारा और तदनुरूप वर्ग संबंधों के अनुकूल इस नेतृत्व में राष्ट्रीय आंदोलन का क्षेत्र संकुचित और सीमित रखा। चूँकि आंदोलन गरीब और किसानों की स्थिति में कोई खास सुधार किए बगैर ही समाप्त हो गया, इससे कांग्रेस के अधीन इस गुट को भारी सदमा पहुंचा। इन्हीं लोगों ने आगे चलकर कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना की। समाजवादी तत्वों के अलावा उदारवादी
भी कांग्रेस संगठन से अलग होने लगे थे। इस सब के बावजूद सविनय अवज्ञा आंदोलन की उपलब्धियों को नकारा नहीं जा सकता। इस आंदोलन से कुछ अस्थायी लाभ हुआ। समाज के विभिन्न तबके के लोगों ने पहली बार खुलकर इस आंदोलन में भाग लिया। इस आंदोलन के पीछे जनता की असीम श्रद्धा, निष्ठा और त्याग तथा समर्थन था। जो विफलता इसे मिली वह अस्थायी थी। इतने वर्षों तक चलते रहने वाले संघर्ष की भट्ठी में तपाकर इस आंदोलन ने जनता में एक नई और अपेक्षाकृत अधिक राष्ट्रीय एकता, आत्मविश्वास, गौरव तथा दृढ़ संकल्प को जन्म दिया। ब्रेल्सफोर्ड गौरव तथा ब्रेल्सफोर्ड ने सविनय अवज्ञा आंदोलन के नतीजों की चर्चा करते हुए लिखा है, भारतीय अपना दिमाग निश्चित कर चुके थे। अपने दिलों में वे स्वतंत्रता प्राप्त कर चुके थे। गांधी ने एक ऐसा सौम्य तथा निष्क्रिय राष्ट्र को शताब्दियों की तंद्रा से जगा दिया था। सन 1930 से 34 के आंदोलन से सबक लेकर लोग संघर्ष के अगले दौर की तैयारी में जुट गए। जब उन्हें आज़ादी हासिल होने ही वाली थी, हम लोग लुई फिशर के इस कथन से समाप्त कर सकते हैं। अप्रत्यक्ष रूप से ही 1928 से 30 के बीच भारतीय लोग स्वतंत्र हो गए। कम से कम आंशिक रूप में स्वतंत्रता तो 1930-31 में मिल ही गई। 1930 तक भारतीयों का अंग्रेज़ों की आज्ञाओं का स्वयमेव पालन करना एक भूतकाल की बात बन गई थी। अब तो दो सौदा करने वालों के बीच मोल तोल हो रहा था।